9th 10th 10th, क्या लिखा हुआ है? पैराग्राफ है। आपको डाउट है? नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9th पुट अप कर रहे हैं, 9th और 10th, 9th में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है शुरू करें। सो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है CuNH3 का होल 4 एंड PDCl4। क्या क्वेश्चन पुट अप किया? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, करेक्ट। सो सबसे पहले कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड पैलेडियम का +2, दैट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कॉपर +2 एंड पैलेडियम +2 एंड इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं अमोनिया क्लोरीन, अमोनिया एंड क्लोरीन। जो गिवन था वो था 4 अमोनिया 0 क्लोरीन 0 अमोनिया एंड 4 क्लोरीन। बट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, जब मैं कैटायनिक स्क्वायर से अनायनिक स्क्वायर में लिगेंड एक्सचेंज करूं तो मैं एक लिगेंड वहां पे लेके जा रहा हूं, मींस 1 लॉन पे, तो वहां से कितने लॉन रहेंगे? 1 लॉन पे। इज दैट क्लियर? क्या मैं सही बोल, क्या ये बात सही है? ओके नेक्स्ट वन। अब बात करता हूं मैं, मान लो मैं 2 लेके जा रहा हूं तो वहां से कितने आएंगे? 2। नेक्स्ट बात करूं मैं 3 लेके जा रहा हूं तो वापस कितने आएंगे? 3। और जब 4 को चारों लेके जा रहा हूं तो वापस कितने आएंगे? वापस 4 आ जाएंगे, ठीक है। आपको ये चेक करना है क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है जहां पर दोनों कोऑर्डिनेशन पे दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज 0 आ जाए। क्या ऐसा बन रहा है? यस बन रहा है। तो क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो कितने एग्जिस्ट करेंगे? आंसर 4। कौन से? फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आंसर इज 4। आंसर 3 दिए। क्या आपसे क्या क्वेश्चन पुट अप किया है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, आंसर 4, कैलकुलेट। यदि यहां पे क्वेश्चन पुट अप किया जाता कि हाउ मेनी मोर, देन आंसर इज 3। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में डाउट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर करेक्टली मेजर्ड रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO? किसने क्वेश्चन पुट अप किया? ये आपने 10th पुट अप किया। फॉर विच मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लिगेंड रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम? आंसर PF3, बिकॉज PF3 आंसर क्या है? बॉम्बे दिए? नहीं, आंसर इज दिल्ली, PF3। आंसर डी, PF3। क्वेश्चन नंबर 11th, नंबर 12th, एनी डाउट? नहीं है? ओके नेक्स्ट। सो मार्गदर्शन आइसोमेरिज्म पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 4, 5, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 8, 9, नंबर 6। 1 second. सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए में आपको कौन सा आइसोमेरिज्म नजर आ रहा है? आपको कौन सा आइसोमेरिज्म नजर आ रहा है ए में? आयोनेशन। अच्छा, तो आयोनेशन सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म, फर्स्ट भी आयोनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा और सेकंड भी आयोनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। आप ये बोल रहे हैं? पक्का ये बोल रहे हैं? ठीक है, चलो देखते हैं। सो क्वेश्चन है कोबाल्ट अमोनिया का होल 5 Cl एंड Cl2, क्या ये आयोनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? करेगा हाँ या ना? नहीं। क्यों नहीं करेगा? जैसे ही मैं इसको पानी में डिप करूंगा मुझे आयंस कौन से मिल गए? क्लोराइड। अब और कुछ चेंज करोगे तो भी क्या मिलेगा? क्लोराइड। तो आयंस सेम है, तो आयोनेशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9th, 10th, पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 4, 5, 5।
यहां पे जो दिया गया उसको हम लोग यूज करते हैं। क्या दिया गया? कोबाल्ट NH3 का होल फॉर Br2 प्लस Br माइनस। तो हुआ क्या, यहां बना कोबाल्ट अमोनिया का होल प्राइस Br3 प्लस अमोनिया। करेक्ट। यहां पे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, फिर हमें चीजें समझ में आएंगी। इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। एक तो है जहां तक मैं जानता हूं ट्रांस, क्या ये सही है? और दूसरा कौन सा पॉसिबल है? सिस पॉसिबल है। दूसरा सिस पॉसिबल। और सिस में यहाँ पे ब्रोमीन, मैं ब्रोमीन यहाँ पे ला दूं, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया एंड अमोनिया। यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां पर हमने क्या किया ड्यूरिंग रिएक्शन, एक अमोनिया को रिप्लेस किया विथ ब्रोमाइड। तो इन ट्रांस आप कौन सा अमोनिया को रिप्लेस करोगे विथ वन ब्रोमाइड? कोई सा भी। अब कोई भी अमोनिया पिक करो, उस आप ब्रोमाइड को रिप्लेस करो तो आपका एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो इसके थ्रू करोगे तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा। बट यहां पर करोगे तो यदि आप इसको करोगे, इसको ब्रोमाइड से रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा? फेशियल आइसोमर। और यदि आप इससे रिप्लेस करोगे क्या बनेगा? मेरिडोनियल। तो ओवरऑल यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स बनने वाले हैं। अब आप क्वेश्चन रीड कर लो, ऑप्शन रीड कर लो, आंसर आ गया। दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल, मैं वापस बताऊंगा, मैं हमेशा बताऊंगा, बिकॉज हमारा काम ही क्या है, हमेशा आपको आंसर देना, जो हमेशा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एनी डाउट? नंबर 6 नहीं, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9th का इट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो आंसर यस, सेकंड जो पार्ट वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सेकंड कॉम्प्लेक्स इज ए, कैपिटल ए का होल प्राइस, एंड वो ऑप्टिकल एक्टिव है, तो कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव बन जाएगा। वो प्लेन तो एक ही होगा, तो एक प्लेन आप एक साथ लेके आओगे, पर एम कैपिटल एम ए का होल प्राइस वो ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा ऑलवेज। आप, मैं ये चीज आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि ये चीज हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगी, ये ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज कभी भी नहीं आ सकते। दैट्स व्हाई ए पार्ट में चलिए आपको ना चार्जेस भी देखना पड़ेगा। चार्जेस के फॉर एग्जांपल आपको पहले दिया था टेट्रामाइन, टेट्रामाइन मतलब NH3 का होल को आगे क्या लिखा हुआ है? डाइथायोसाइनेटो, डाइथायोसाइनेटो, एस कोबाल्ट 3, इस पे चार्ज -2 और कितना है? +1। पहला कॉम्प्लेक्स ये है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है? ट्रिस ऑक्सलेटो कोबाल्ट 3, इस पे चार्ज क्या था? -3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लाइक सोडियम नाइट्राइड आप फील करो, सोडियम नाइट्राइड, तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला? कुछ इस तरह से आएगा। जो वहां पे आपको कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, सिर्फ गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 10, 11th नहीं। ओके नेक्स्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। VBT इन CFT मार्गदर्शन, कुछ कोई भी डाउट है? डाउट है तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 से, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपको यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, आपको ये सब नहीं देखना, आपको लैंग्वेज पढ़ना है, बिकॉज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो कैसे करते हैं इसको, हैंडल कैसे करते हैं? देखिए, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया गया वहां पे निकल पे चार्ज क्या है? +2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 3d8, नंबर 1, नंबर 2, बट कोऑर्डिनेशन में कितना है? इज 4, जो में गिवन है। करेक्ट। एक बार बोलता है कि ये टेम्परेचर चेंज होने पे एक बार टेट्राहेड्रल बन जाता है, दूसरी बार क्या बन जाता है? स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। ठीक है,
तो ऐसा बोला है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कुछ बोला? इसमें बोला एक बार डायमैग्नेटिक हो जाएगा, एक बार पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ऐसा बोला है। तो निकल +2 कोऑर्डिनेशन में चार्ज में पैरामैग्नेटिक कब होगा, डायमैग्नेटिक कब होगा, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो कोऑर्डिनेशन में चार्ज तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग या स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। कोऑर्डिनेशन में चार्ज में सिर्फ दो ही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, आखिर डायमैग्नेटिक कब बनेगा, पैरामैग्नेटिक कब बनेगा? तो डायमैग्नेटिक 8 इलेक्ट्रॉन्स मेरे को फिल करने के, यहां फिलअप करूंगा, कैसा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब ये कौन था, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप करूंगा, ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखें, और ये क्या हुआ डायमैग्नेटिक, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर। इस बार मुझे लिगेंड्स के थ्रू नहीं जाना, लैंग्वेज के थ्रू जाना है, बिकॉज लैंग्वेज मुझे क्या बोल रहा है कि एक बार ये टेट्राहेड्रल और एक बार ये डायमैग्नेटिक, एक बार पैरामैग्नेटिक, उसके बिहाफ पे मुझे आंसर देना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है? यस, लिगेंड का भी देखना, हमेशा लिगेंड को भी देखना। होता है क्या, मैक्सिमम टाइम लिगेंड डायमैग्नेटिक होता है, मैक्सिमम टाइम, बट कभी कभी वो पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, लाइक पेरोक्साइड, लाइक सुपर ऑक्साइड, लाइक NO भी एक क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो वो पैरामैग्नेटिक बना सकते हैं ओरल मॉलिक्यूल को, या सुपर ऑक्साइड तो भी ओरल मॉलिक्यूल को पैरामैग्नेटिक बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 में क्या दिया गया, MCl2.6s2, इसका कलर क्या, पिंक सॉल्ट, करेक्ट, इसका मैं क्या डिनोट किया, X से। तो होता है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, दो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, एक होता है ब्लू विट्रॉल, एक होता है व्हाइट, एक होता है ब्लू विट्रॉल एक ऐसा है, या कॉपर सल्फेट एंड कोबाल्ट क्लोराइड, दो ऐसे कंपाउंड है जो कि एनवायरनमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करने में काम आते हैं। रिपीट करो दो चीज, एनाइट्रस कॉपर सल्फेट, यदि इसको मैं एनवायरनमेंट में ऐसे एक्सपोज कर दूं तो अर्थ के एनवायरनमेंट में वो क्या मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू। एनाइट्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके तो ब्लू कलर, CuSO4.5s2। सेम स्टोरी कोर होता है एनाइट्रस कोबाल्ट क्लोराइड, यदि इसको मैं एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दूं अर्थ के एनवायरनमेंट में, तो वो ब्लू से पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और बनेगा क्या, CuCl2.6s2। पिछली ये कहानी कोबाल्ट की थी, तो इतना मुझे नॉलेज है उस कारण से मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ उसको, ये कोबाल्ट है, तो CuCl2.6s2, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, CuH2/6Cl2, ये हमारा X है। अब वहां पे क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि आपने यहाँ पे अमोनिया पास किया, क्या बोला गया, आपने पे अमोनियम क्लोराइड पास किया गया। What about ammonium chloride? Combination of ammonia and HCl in excess, in presence of air। in presence of air क्या करेगा जानते हैं आप? in presence of air करेगा ऑक्सीडाइज, कोबाल्ट प्लस को करेगा ऑक्सीडाइज, और क्या बनेगा कोबाल्ट +3, पहला काम। दूसरा काम, अब वीक फील्ड लिगेंड किससे रिप्लेस होने वाला है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, वीक फील्ड लिगेंड इज रिप्लेस बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, नंबर 1, और ये ऑक्सीडाइज होगा, इट विल प्रोड्यूस Cl3। क्या यही कॉम्प्लेक्स बनेगा? तो जानने के लिए इसने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी है कि इन एक्वस सॉल्यूशन Y कॉम्प्लेक्स बिहेव्स एज 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, 1 कैटायन 3 एनायन। तो हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये बात इसने मेरे को नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल दी है। यहां तक हम सही थे। एयर का काम क्या था, ऑक्सीडाइज करना, इसका काम क्या था, रिप्लेस करना। आगे बढ़ते हैं, द रिएक्शन ऑफ X विथ एक्सिस HCl। अब इसकी रिएक्शन करो में विथ एक्सिस कंसंट्रेटेड HCl। तो यहां पे अब H2O लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय Cl,
बिकॉज अब ये फोर्सफुली हो रहा है, मैं फोर्सफुली इसको रिप्लेस कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl लेके आया। जब मैं लेकर आऊंगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने का मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। राइट नाउ कोबाल्ट अभी भी +2 में रहेगा, कोबाल्ट +2 में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं सामने कोबाल्ट +2 के लिए। कोबाल्ट +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी पॉसिबल है एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर 3 भी पॉसिबल है, दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल है। बात क्लियर है? राइट में कोबाल्ट +2 में बात क्लियर है बिकॉज यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे को नहीं पता, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, दोनों में कोबाल्ट +3 है नंबर 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d7 आएगा। अंडर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वीक फील्ड लिगेंड, तो अनप्लेटोन कितना आएंगे 3, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 3.87 जो मेरे गिवन है। यदि मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं वहां पे भी मेरे को अनप्लेटोन कितने मिलेंगे 3, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 3.87। स्टिल मैं कंफ्यूज्ड हूं बिटवीन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, क्या फाइनली क्या आने वाला है, टेट्राहेड्रल आएगा ऑक्टाहेड्रल आएगा। तो उसने एक इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग कलर, जो बनने वाले उसको हमें कलर इसने दिया। सो कलर क्या दिया था, ब्लू कलर, चेक करो शायद दिया होगा, ब्लू कलर दिया। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करने वाले कि आंसर क्या बनने वाला है। तो इनमें से किसी एक का कलर ब्लू है, किसका है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या हम शुरू करें? तो अब हम कैसे करेंगे, करने का तरीका है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, हम उसके थ्रू आंसर देना शुरू करेंगे। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, मैं इसको रख दूं थोड़ा सा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील आपको आता है विबग्योर, विबग्योर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसको थी, वेवलेंथ रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम, तो एनर्जी मैक्सिमम किसकी, इसकी एनर्जी मैक्सिमम। तो बोल सकते हो कि यहां से यहां पे एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज है, मैक्सिमम टू मिनिमम जा रहा है। यहां तो डाउट। अब पॉइंट है यहां पे जैसा कलर क्या क्या दिया ना, पिंक कलर और रेडिश पिंक था, रेडिश पिंक था ना शायद, पिंक था, पिंक एक्चुअली वो रेड से बनता हुआ, रेड कलर से। तो रेड के करस्पॉन्डिंग से कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, से ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया। तो H2O ने, H2O का जो कलर था, जो लिगेंड जब H2O था उस समय जो रिफ्लेक्टेड कलर मेरे को विजिबल था, रिफ्लेक्टेड कलर वो कौन सा था, पिंक या रेडिश पिंक, रेडिश पिंक। तो एब्जॉर्ब कलर कौन सा हुआ वो, आंसर ग्रीन। अब मेरा क्वेश्चन है कि Cl- कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इससे ज्यादा या ऐसे कम। बिकॉज अब हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड। क्या मुझे बता सकते कि विच इज मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, H2O और Cl-, दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कंपेयर्ड टू Cl-। तो इसका मतलब Cl- की स्प्लिटिंग कम हुई होगी, स्प्लिटिंग कम तो एनर्जी एब्जॉर्ब कम हुआ होगा, तो इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कम हुआ होगा। इज दैट क्लियर? तो यदि ये H2O, यदि बात करूं मैं कि ग्रीन को H2O ने एब्जॉर्ब किया, तो Cl- एब्जॉर्ब क्या करेगा, आइदर येलो और ऑरेंज कलर। तो या तो Cl- एब्जॉर्ब करेगा या Cl- एब्जॉर्ब करेगा, हाँ ये ना कम ही करेगा, ये करेगा। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, ऑक्टेहेड्रल की, और जब एनर्जी कम होती है वो किसकी होती है, टेट्राहेड्रल की। स्प्लिटिंग ज्यादा किसकी होती है, ऑक्टा या टेट्रा, स्प्लिटिंग ज्यादा किसकी होती है, ऑक्टा या टेट्रा, ऑक्टा। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कम होती है 4/9 टाइम्स। तो यहां पे यदि Cl- ने ऑक्टाहेड्रल में जाता तो कौन सा एनर्जी एब्जॉर्ब करता, वो येलो कलर, रिफ्लेक्ट कौन सा करता, बट मेरे पास ऑप्शन क्या है, इसका मतलब उसने कौन से एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, इसका मतलब वहां पे स्प्लिटिंग कौन सी हुई होगी, टेट्राहेड्रल, तभी इसको कौन सा कलर दिया हुआ, आंसर ब्लू इसका था ना कि इसका, इसलिए ये मेरे पास आंसर फाइनली आ गया। थोड़ा सा ये एक अच्छा क्वेश्चन के लेवल पे आता है, नंबर 1, नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन एंड एडवांस में बार बार क्वेश्चन पुट अप किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आता है। पता नहीं क्यों जेईई मेन एडवांस दोनों को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है कि इसकी रिएक्शन हम HCl से करें तो ये बनेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यस
ये दोनों ऊपर शिफ्ट हो जाए, समझा समझा समझा, पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब फाइनली एक इंफॉर्मेशन है कि इंफॉर्मेशन है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए बी सी डी में कोई भी डाउट तो पुटअप कर सकते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी कोई भी डाउट तो पुटअप कर सकते हैं। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में मान लीजिए ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? H2O वाला ज्यादा स्टेबल है, क्लोरीन वाला? क्यों? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सीबीसी वैल्यू ज्यादा होगी, ये ज्यादा स्टेबल है, तो कौन सा कलर आपको विजिबल होगा हमेशा? पिंक कलर। तो इक्विलिब्रियम में आपको कौन सा कलर विजिबल होगा? पिंक कलर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 10, 11, नंबर 12, 13, 14, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2 1 में डाउट है सिर्फ। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है, ठीक है, बोलिए। There are only 4 ligands instead of 6, so that the ligand field is only 2/3 is a tetrahedral complex. In crystal field theory, जब ligands अप्रोच करते हैं तो रिपल्शन क्रिएट करेंगे। इन octahedral complexes कितने ligands अटैक कर रहे थे? 6 ligand, तो रिपल्शन 6 के अकॉर्डिंग चल रहा था। बट while in tetrahedral कितने ligand अटैक करने जा रहे हैं? तो अब रिपल्शन पहले के कंपैरिजन में कम होगा ज्यादा होगा? कितना कम होगा? 4/6, 4/6 टाइम, इट मीन्स 2/3 टाइम्स कम होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th, 17th, नंबर 18th, 19th, 20, 21, 21 का टोटल नंबर ऑफ पैरामेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दोनों चाहिए, पैरामेट्रिक चाहिए एज वेल एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स चाहिए। यस, डाउट किसमें? 5th ऑप्शन, वेनेडियम वाला। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो कितना बचेगा? 3d3, और 3d3 कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। तो मैंने इनऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज किया, d2sp3। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 का कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा। 28, the coordination of cobalt and nickel in complexes x and y are 4। तो x and y दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दिया इसने? 4 दिया। आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा? x नहीं आ रहा। x सिंपल, कोऑर्डिनेशन में 4 बोला ना इसने। कोबाल्ट SCN का होल 2 माइनस, दूसरा क्या? NiDMG का होल ट्वाइस। क्या हम सही बोल रहे हैं? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 28, 29, नंबर 30, 31, 32 एंड 33। एनी डाउट? नहीं। क्या आपको नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मिल गया? मिल गया, ठीक है। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग शुरू करने वाले हैं। सॉरी, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल क्या? K4 Zn 3 का होल 4, O2 का होल ट्वाइस, और दूसरा क्या दिया? K2 Zn 3 का होल 4, O2 का होल ट्वाइस। ये कैसे किया हमने भाई? ऑक्सीडेशन, हमने ऑक्सीडेशन किया इसको, करेक्ट, ठीक है। कोई बताएगा इसमें क्या हुआ था? कोई भी, कोई भी? आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा ये, क्वेश्चन नंबर 11। तो
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं आप। तो पॉइंट यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताइए मुझे। +3 +4, आपने मुझे बोला +4, इसका आप ऑक्सीडेशन कर नहीं पाओगे, आप ऑक्सीडेशन करोगे बाजू वाले में। अब यहाँ पे ये 400 कैंसिल आउट, ये +4 किसके कारण आएगा, इसके कारण। तो एक O2 पे चार्ज क्या हुआ होगा -2, तो भी क्या है × 4 -4, ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसने क्या बनाया होगा और माइनस। अब चीजों को सब कुछ बैलेंस्ड है, सारे चार्ज बैलेंस्ड है। दैट क्लियर और डाउट नहीं है। अब इसमें पैरामैग्नेटिक कौन, डायमैग्नेटिक कौन, मैग्नेटिक बिहेवियर किसका चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी बॉन्ड लाइन चेंज हुई किसकी नहीं हुई, आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। शुरू करें, बोले जिंक +4 में होता है, बट ऐसे एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तभी पूछा था कौन सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, नहीं आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, हमें थीम पता होनी चाहिए, इसकी थीम क्या है। शुरू करें। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बोलिए। पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, किसको नहीं आता वो हैंड रेज करें, किसको नहीं आता वो हैंड रेज करें। सबको आता है, गुड वन। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ओके। सो पॉइंट है, आज हम क्या करते हैं, यदि आप बोल रहे हो कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आता है, तो मैं चाहता हूं कि इसको 15 से 20 मिनट में पढ़ा के फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 15 to 20 मिनट्स, बिकॉज आपको उसका क्वेश्चंस मिले। और फिर हम लोग आज डी ब्लॉक कंप्लीट कर दें या सॉल्ट शुरू कर दें, एज विश। जो आप बोले कि मैं शुरू कर सकता हूँ सॉल्ट, ठीक है सॉल्ट शुरू कर दूंगा। तो स्टार्टिंग विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, आपको जो पता है इसका मतलब आपको सब कुछ पता है, दैट हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ। पहला पार्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाना आना चाहिए। नंबर 2 बॉन्डिंग बिहेवियर, बॉन्डिंग बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। तो एमओटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके, डिबेट कर रहा हूं कि आपको सब कुछ आता है एमओटी में, आता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूं। फिर हाँ उतने चाहिए, उतने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं डायरेक्ट वहां पे आता हूँ। अब वो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, आपको सब कुछ आता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आंसर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बनेगा, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में चीजें पास में आती है दूर जाती है, तो पास में लेकर आओ। एक तरीका लाने का बहुत सिंपल है, फूक मार दो, यहाँ पे खड़े होकर फूक मार दो, यहाँ पे खड़े होकर फूक मार दो, इसको फूक मार दो, दोनों को। फूक मारने से क्या होगा, चीजें पास में आएंगी, न्यूक्लियस अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ड्यू टू फूक मारने से वो शिफ्ट होता रहेगा। और जैसे फूक मारे दोनों मिक्स हो जाएंगे और न्यूक्लियस यहाँ पे रहा, इस पे साइन क्या रहा, प्लस, साइन रहा प्लस, नॉट चार्ज। अब इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड एसएस ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ, जीरेड अनजीरेड। जीरेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जीरेड अनजीरेड क्या आप सब जानते हैं? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये जीरेड हुआ। कुछ क्वेश्चंस पुट अप करो, मुझे फटाफट आंसर दीजिएगा। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव क्लियर है। हमेशा माइनस साइन, जो भी साइन है उसको आप राइट वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे साइन क्या फाइनली माइनस, यहाँ पे क्या प्लस, अपोजिट साइन आने से डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव में अब हम यहाँ खड़े होकर फूक मारना शुरू करेंगे, यहाँ फूक मारो, यहाँ फूक मारो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। न्यूक्लियस ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर चला गया। ओके, साइन क्या था पहले वाले पे, पहले वाले का साइन पता होना चाहिए, बाकी सब में साइन क्या, ऑल्टरनेटिव साइन आ जाएगा।
ऑलवेज सब में ऐसा आएगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे नोडल पेन कितने, 1, तो ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग, एसएस जीरेड अनजीरेड। आप सब जानते हो तो मैं फिर कंटिन्यू आगे करता हूँ। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव क्यों, बिकॉज मेरे को उससे मल्टीप्लाई करना, तो इसका साइन क्या आएगा प्लस, इसका साइन क्या आएगा, मेरे को इन दोनों का साइन देखना जो मिलने वाले हैं सेम आने वाला है, तो कंस्ट्रक्टिव। अभी भी सेम काम, यहाँ पे फूक मारो, यहाँ फूक मारो, फूक तो मारने के, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी, और ये दोनों मिलके एक बड़ा लॉब का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और इनकी लॉब्स छोड़े जाएंगे। पहले वाले का साइन क्या है, माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड सो ऑन, सब जानते हैं, ठीक है। तो यहां बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव चीजें पास में दूर जाएंगी, तो यहां पे खड़े होकर फूक मार लो। जब फूक मारोगे तो इस बार किसका लॉब छोटा होगा, किसका लॉब बड़ा होगा, किसका लॉब छोटा होगा और किसका लॉब बड़ा हो जाएगा, किसका भी नहीं, ये कंप्लीटली सिर्फ शिफ्ट होंगे पीछे की तरफ। अभी तक हमने क्या करता, हमने लॉब का साइज छोटा बड़ा किया था कुछ, पहले वाले का साइन क्या है नहीं पता, नहीं पता, बट मुझे पता डार्क हो, तो दूसरा क्या होगा लाइट कलर, तीसरा क्या होगा डार्क कलर, फोर्थ क्या होगा लाइट कलर एंड सो ऑन। आप प्लस माइनस से डिनोट कर सकते हो, आप डार्क और लाइट से डिनोट कर सकते हो, शेडेड और सिंपल से आप डिनोट कर सकते हो एज यू विश। बात एक ही है, इसका नाम क्या है, सिग्मा या पाई, पाई, पाई में क्या, पाई या पाई स्टार, पाई स्टार में क्या पीपी पीडी या डीडी, तो पाई स्टार पीपी। और पर नोडल पेन, नंबर ऑफ नोडल पेन, आंसर 2, जीरेड अनजीरेड, अनजीरेड, अनजीरेड या जीरेड, जीरेड, नोडल पेन 2 है, सिमेट्रिकल है, दैट्स व्हाई जीरेड। ओके नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन पढ़ करता हूं, यस जीरेड, नीचे वाले भी जीरेड, ऊपर वाले भी ये अनजीरेड, जीरेड माय फॉल्ट, यहां पे क्या है जीरेड आएगा, जीरेड अनजीरेड जीरेड। यहां पे नोडल पेन 2 है, यहां पे नोडल पेन 2 है, नोडल पेन 0 1 2, इज दैट क्लियर, दैट्स व्हाई जीरेड अनजीरेड जीरेड। नेक्स्ट वन, यहां पे नोडल पेन कितने 2, यहां बात करता हूं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव तो स्टोरी वही हमारी जो हम पहले कर रहे थे। तब ये दोनों मिल जाएंगे, मिलकर क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, आया ना। और अब इनकी लॉब्स क्या जाएंगे, छोड़े जाएंगे, इनकी लॉब्स क्या जाएंगे, छोड़े जाएंगे। और नंबर ऑफ नोडल पेन, नोडल पेन कितने, आंसर 3, 1 2 3, नोडल पेन 3 है। और बट जीरेड अनजीरेड, आंसर अनजीरेड, इट इज अ सिग्मा पाई, पाई, पाई और पाई स्टार, पाई, पाई पीपी पीडी या डीडी, पाई डीडी, तो पाई डीडी अनजीरेड, नोडल पेन 3, इज दैट क्लियर। आपको ये सब चीज आती है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, वो है बॉन्डिंग बिहेवियर के बारे में। आगे बढ़े, कंफर्म, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है कहां पर थे हम लोग, बॉन्डिंग बिहेवियर। तो अभी मैं 2 एग्जांपल के थ्रू शुरू करता हूं, वह O2 एंड N2। O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहते हैं हम लोग, और N2 को बनाना चाहते हैं। O2 किससे बना होगा, 2 ऑक्सीजन एटम से, और ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4। सेम स्टोरी, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4 2s2 एंड 1s2। क्या सब जानते हैं, ओके। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन, सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
और उनमें से बॉन्डिंग कितने बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने बनते हैं, हाफ बॉन्डिंग और हाफ एंटी बॉन्डिंग। राइट नाउ यहाँ पे 1s ऑर्बिटल मिलके कितने ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो में से एक क्या होगा, जीरेड, दूसरा क्या होगा, अनजीरेड। सेमेस्टर यहाँ एक होगा जीरेड, दूसरा क्या होगा अनजीरेड, या एक होगा नॉट जीरेड अनजीरेड, एक होगा बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग, एक होगा बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, 6। कितने न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, 6 में से बॉन्डिंग कितने होंगे, एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे, 3। सब जानते हैं। तो यहाँ पे बॉन्डिंग एक बना, एंटी बॉन्डिंग एक बना, बॉन्डिंग एक बना, एंटी बॉन्डिंग एक बना। यहां पर जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनकी नेमिंग क्या होगी, सिग्मा या पाई, सिग्मा, बिकॉज ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे तीन ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रहे हैं कुछ इस तरह से, px py pz, px py pz। तो पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, रेस्ट बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। और वो सिग्मा बॉन्ड कहां से बनेगा, x y z, सिग्मा बॉन्ड कहां से बनेगा, किसी से भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, रेस्ट ऑल पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड आप कुछ भी लिख सकते हो, सिग्मा 2p(x), 2p(y), 2p(z), जो पसंद हो वो लिखो, बट रेस्ट ऑल पाई बॉन्ड्स बनेंगे। जेड क्लियर। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप सिग्मा 2p(z) लिखो या सिग्मा 2p(x) लिखो, एज यू विश। जेड क्लियर। विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, सिग्मा और पाई, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। तो ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा, सिग्मा या पाई, विच बॉन्ड, जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। उस कारण से सिग्मा आएगा नीचे और फिर पाई आएगा ऊपर। तो ये सिग्मा हो गया, सिग्मा 2px, 2py, 2pz, जो भी पसंद है यहाँ पे पाई 2py, पाई 2pz। दैट क्लियर। अब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, एक्सो होगा, और कौन जाएगा, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। इससे हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। और बट इन N2, तो N2 में क्या होगा, N2 में एक काम हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग SN2 ऑर्बिटल मिक्सिंग। और इस मिक्सिंग से क्या चेंज होता है, कौन सा ऑर्डर चेंज होता है, एनी आइडिया। सिर्फ ये जो ऑर्डर है, जो आप ये देख पा रहे हो, सिर्फ ये ऑर्डर चेंज होगा, ये ऑर्डर यहां पर जाएगा, बाकी सब सेम रहता है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं कुछ इस तरह से कि ये सेम रहेगा, और बट ये पार्ट भी सेम रहेगा, और ये जो पार्ट था इस पार्ट में पाई तो सेम रहेगा बट सिग्मा पर चल जाएगा, और बाकी जो कहानी थी बाकी सेम थी, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। सो SN2 ऑर्बिटल मिक्सिंग कब होती है, क्यों होती है, तो जब इसे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है, एंड जो कंडीशन मैं बताने जा रहा हूं उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, और वो कंडीशन है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन इक्वल टू 15 होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वहां पे SN2 ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है। तो SN2 ऑर्बिटल मिक्सिंग कंप्लीटली बेस्ड ऑन repulsion between the S and P orbital, or repulsion or attraction based on effective nuclear charge. Well, effective nuclear charge depends on mainly atomic number or Z, it means number of protons. इसका मतलब SN2 orbital mixing it depends on number of protons. क्या आपको आते हैं सब कुछ, आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब से क्वेश्चन पुटअप करता हूं, क्या N2 माइनस में मिक्सिंग होगी नहीं होगी, नहीं होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, आपने 2 नेगेटिव का मतलब आपने प्रोटॉन ऐड किए हैं, क्या आपने उसमें प्रोटॉन ऐड करते तो प्रोटॉन्स कितने, स्टिल 14 है, प्रोटॉन तो अभी भी 14 है। क्या पे SN2 ऑर्बिटल मिक्सिंग होगी, आंसर होगी, मिक्सिंग होगी, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। प्रोटॉन्स अभी भी लेस देन इक्वल टू 15 है, हाँ ये ना, मिक्सिंग होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 8 है, मिक्सिंग होगी। क्लियर। N2 पॉजिटिव, क्या में मिक्सिंग होगी नहीं होगी, आंसर मिक्सिंग होगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं, मिक्सिंग होगी। ओके, व्हाट अबाउट O2 प्लस, क्या में मिक्सिंग होगी नहीं होगी, पक्का नहीं होगी। यस, यहाँ पे SN2 ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 16, तो SN2 ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं होगी। आगे बातें क्लियर है। बट NO प्लस, क्या मिक्सिंग होगी नहीं होगी, मिक्सिंग
होगी, लेस देन इक्वल टू 15 है, एसएनपी ऑर्बिटल मिक्सिंग होगी। एसएनपी ऑर्बिटल मिक्सिंग का मतलब क्या है? सिर्फ सिग्मा 2p का ऊपर जाना, खत्म। किस बोले? तो मैं जो भी कह रहा हूं आपको शायद ये भी कहा गया होगा कि N2 माइनस में मिक्सिंग होती है, कहा था आपको? क्या आपको सर ने आपको ये बात बताया था कि N2 माइनस में मिक्सिंग होती ही नहीं होती? नहीं बताया था? क्या बताया था? बताया था मिक्सिंग होती ही नहीं होती। इसमें एसपी मिक्सिंग होती है। आप एक्सप्लेन करो कैसे? मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? इट मींस आपने प्रोटॉन फिक्स किया, आपने बेस मॉलिक्यूल फिक्स किया था, आपने क्या फिक्स किया था? प्रोटॉन फिक्स किया था। इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहे हो आप, तो बोल रहा हूं कि प्रोटॉन फिक्स करो। लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू 15 परफेक्ट। एनओ में मिक्सिंग होती है, एनओ में मिक्सिंग होती है, एनओ बेस मॉलिक्यूल है, सो मिक्सिंग होती है। और आपको शायद इलेक्ट्रॉन पे लिखा गया था, नॉट प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन लिखा है तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लिखा है तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे क्या पे मिक्सिंग होगी नहीं होगी आपके अकॉर्डिंग? बट हाँ, रियल में होती नहीं होती? आप बताओ। मेरे अकॉर्डिंग एक भी एक्सेप्शन नहीं है, मेरे मेथड से एक भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको, आपके अकॉर्डिंग मिलेगा। आप कहना वही बात चाहते हो जो मैंने कहा है, आप बेस मॉलिक्यूल फिक्स करना चाहते हो। मतलब करना क्या चाहते हो? प्रोटॉन फिक्स करना चाहते हो, मैं भी तो वो फिक्स कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो आपको कुछ शायद आज नई बात पता चली होगी कि यहाँ पे एक पूरी स्टोरी प्रोटॉन से कनेक्टेड होती है। आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट वन। अब पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप करना है। तो नीचे से ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, सबको कंप्लीट भरते हुए हम ऊपर बढ़ेंगे, जहां पर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे? यूजिंग हर्ट्ज रूल और हर्ट्ज रूल तो फॉलो करते हम बढ़ेंगे। ठीक है। सो अब इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करने जा रहा हूं, इस पूरे पार्ट को कुछ इस तरह से। एक पार्ट जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 8 हो, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? सिग्मा 1s, सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, चाहे कोई भी कंडीशन हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका चेंज होएगा। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन इक्वल टू 15 है तो मैं इलेक्ट्रॉन पहले भरूंगा पाई, फिर भरूंगा सिग्मा, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार। while in the case of when number of proton is greater than 15, then electron fill up करने का तरीका 9th इलेक्ट्रॉन में फिलअप करूंगा इन सिग्मा 2p, देन पाई 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 स्टार एंड सिग्मा स्टार। सो इस तरह से ब्रेक किया जाता है। तो कैसे ब्रेक करते हैं मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट है जब लेस देन इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो ब्रेक करने का तरीका सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। What about circle star? What about when number of electrons greater than 8, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, लेस देन इक्वल टू 15 प्रोटॉन और ग्रेटर देन 15 प्रोटॉन। तो यहां पे पहले हम किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे? पाई, देन सिग्मा, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार। क्या हम से बोल रहे हैं? N2 वाला केस, N2 मिक्सिंग वाला केस। और यहां पे इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेंगे? सिग्मा पाई 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 स्टार सिग्मा स्टार। सर्कल क्यों किया? मेरे को क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये स्टार है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला बॉन्डिंग है। अब पूरा हम लोग गेम यहां से प्ले करना शुरू कर देंगे, पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बॉन्डिंग बिहेवियर हम यहां से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं, शुरू करें। लाइक मत करो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड बिहेवियर क्या है। सबसे पहले O2 की लोकेशन कहां पर आएगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आएगी। O2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16 में से यहाँ पे कितने यूज होंगे? बट इसका बॉन्ड कितना आएगा? 0। रिमेनिंग कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ फिलअप करूंगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मेरे को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ विजिबल है, इलेक्ट्रॉन 2 है, पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेट बनाएगा। इज दैट क्लियर? नंबर 2, व्हाट अबाउट बॉन्ड ऑर्डर? तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, आंसर 2। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, आंसर बॉन्ड ऑर्डर। और O2 प्लस अगेन मैं कहां फिलअप करूंगा? कहां फिलअप करूंगा? राइट साइड में, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14 में से कितने इलेक्ट्रॉन मैंने यूज कर लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए। रिमेनिंग कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। बॉन्डिंग में कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। रिमेनिंग कितने? 6 - 0, अच्छा बॉन्ड 3।
पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड सो ऑन। यदि बात करूं मैं O2 माइनस, इलेक्ट्रॉन कितने 70, कहाँ फिलअप करोगे राइट साइड में, एंड में कर सकता हूँ, मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट बता सकता हूँ, हर एक चीज बता सकता हूँ। हाँ नेक्स्ट बात करूं B2, कहाँ फिलअप करूंगा B2 को, सेकंड में लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे B2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10, 10 में से हमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, रिमेनिंग कितने हैं, कहाँ फिलअप करूंगा 1 and 1 पैरामैग्नेटिक। व्हाट अबाउट बॉन्ड ऑर्डर 1, if Hund's rule is not applicable, ध्यान सुनना, if Hund's rule is not applicable, what about bond order and magnetic behavior of B2 molecule? The bond order is 1 and diamagnetic species. Okay, next question. If Hund's rule is not applicable and sp mixing is not applicable, if SNP mixing is not present and Hund's rule is not applicable, then find the bond order and magnetic behavior of C2 molecule. मेरे दो क्वेश्चन है। If Hund's rule is not applicable and SNP orbital mixing is not applicable, bond order 2 and diamagnetic। मेरे को इलेक्ट्रॉन कैसे भरने का, ऐसे भरना है, मेरे को मिक्सिंग नहीं करना है, मिक्सिंग नहीं करना है, यहाँ पर भरना है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया मैंने, बच्चे कितने 4 इलेक्ट्रॉन में कहाँ भरूंगा 1 2, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूंगा यहाँ पे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूंगा यहाँ पर ही, क्यों भरूंगा यहाँ पे, Hund's rule फॉलो नहीं करना मेरे को, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 4 - 0/2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, NO प्लस सॉरी NO नेगेटिव। क्वेश्चन क्या ढंग से सुनना, if SNP orbital mixing is not operative, if SNP orbital mixing is not operative, then find the magnetic behavior of NO negative species. तो आंसर इज पैरामैग्नेटिक। कंफर्म, कंफर्म। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, कहां भरूंगा राइट साइड में, ठीक है 8 + 2 + 4 + 1 and 1, आंसर पैरामैग्नेटिक। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, फिर एक पॉइंट आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड एंड बॉन्ड लेंथ, यूनिवर्सल डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली, स्टेबिलिटी डायरेक्टली एंड सो ऑन। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूं कि N2 plus and N2 minus, so N2 plus and N2, which is more stable, N2, why? Bond order 3, N2 plus का bond order, bond length ज्यादा किसके, bond length, N2 plus की bond length ज्यादा है, N2 plus की bond length ज्यादा है, bond strength N2 की, is that clear? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा शुरू होता है, इसका bond length किससे ज्यादा है, bond length, बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा, आपको लगता है दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी? तो पॉइंट है राइट नाउ बॉन्ड आपको कितना विजिबल है 2.5, दोनों का सेम है, बॉन्ड दोनों का सेम है, क्या बॉन्ड लेंथ दोनों की सेम आएगी? आंसर नहीं। तो अब पॉइंट है कि जब बॉन्ड सेम हो जाता है तो एक फैक्टर सामने आता है कि ऐसे स्पेशीज जिसके पास में एंटीबॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, 3% ज्यादा होगा कम होगा, परसेंट ज्यादा चीजें दूर जाएंगी पास में आएंगी, लेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगा। राइट नाउ यहाँ पे बॉन्ड सेम है बट एंटीबॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है, N2 माइनस। यदि N2 माइनस में एंटीबॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ, तो ये बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। लेकिन ये फैक्टर आप कब देखोगे, व्हेन बॉन्ड सेम होगा। तो मैं आपसे पूरा क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूं, N2 माइनस, N2 माइनस, N2, N2 प्लस एंड N2 प्लस, कि मुझे बॉन्ड लेंथ ऑर्डर चाहिए, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर।
बॉन्ड लेंथ आप N2 2+ के हाईएस्ट बोल रहे हैं, 2- के हाईएस्ट बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो आपका आंसर N2 2- का बॉन्ड लेंथ सबसे हाईएस्ट बोल रहे हैं, देन N2 2+ बोल रहे हैं, उसके बाद उसके बाद इसका बॉन्ड कितने हैं 2, इसका बॉन्ड कितने हैं, इसका बॉन्ड कितने हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे हम लोग ऑलवेज, बॉन्ड 2.53 बॉन्ड सबसे हाईएस्ट इनका होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इन दोनों में किसका होना चाहिए, आंसर यहाँ से आएगा, लॉजिकल आएगा। इज दैट क्लियर? आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना पता है, बाकी लास्ट पॉइंट पाता हूँ, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो बट आयोनाइजेशन एनर्जी आप जानते होंगे, मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए नाइट्रोजन एटम है, ढंग से सुनना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3, ऐसा बोल रहे हो 1s 2s 2p। तो आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, 1s 2s और 2p। 1s इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, सब बोल रहे हैं, पक्का कंफर्म, किसी कोई डाउट? क्यों? न्यूक्लियस से क्लोजर है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा बाहर निकलेगा, 2p का, 2p खत्म होने के बाद फिर कौन सा निकलेगा, फिर कौन सा निकलेगा, सब जानते हैं। अब यही स्टोरी मैं यूज करता हूं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और न्यूक्लियस की लोकेशन कहां पर है, यहाँ पे, न्यूक्लियस यहाँ पर है नीचे। किसी इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग या एटॉमिक। तो आयोनाइजेशन ज्यादा किसकी होगी, बॉन्डिंग, बिकॉज न्यूक्लियस के क्लोजर है, उसके बाद एटॉमिक, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या वही लॉजिक आपको विजिबल है यहाँ पे? आपने भी एनर्जी के थ्रू बात की है, आपने भी न्यूक्लियस के थ्रू बात की है, अच्छा न्यूक्लियस का रेस्पेक्ट आपने बात करना शुरू कर दिया, मैंने भी न्यूक्लियस का रेस्पेक्ट बात करना शुरू किया। इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी और ज्यादा होती है, मैंने इसको फॉलो किया। क्या मैं क्वेश्चन पुटअप करना शुरू करूं? तो आंसर मैं हमेशा यहां से दूंगा। तो क्वेश्चन मेरा ये, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन एंड O2, क्लोरीन एंड O2 F2, नाइट्रोजन एंड N2, NO एंड N, ऑक्सीजन एंड NO। बहुत सारे क्वेश्चन है। किसके आयोनाइजेशन ज्यादा होगी? मेरे को सारे 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 आंसर्स चाहिए एक साथ, आराम से कीजिए। कॉन्सेप्ट आपके सामने था, ये रहा, वापस देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट क्लियर है, लिखना है इसको, नहीं क्लियर है तो इसका आंसर दीजिए। आंसर क्या आएगा, आराम से कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए।
हाँ जी, शुरू करें। फर्स्ट आंसर क्या है? आंसर ऑक्सीजन। किसी को डाउट? किसी ने O2 बोला था, कौन है? डाउट है? नहीं डाउट, किसी को डाउट नहीं है? लॉजिक तो क्यों? उस O2 में इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहा हूं मैं? O2 में कहां से निकाल रहा हूं? एंटी बॉन्डिंग। और O से कहां से निकाल रहा हूं? एटॉमिक। एंटी बॉन्डिंग और O2 में ज्यादा कौन सा होगा? एटॉमिक। एंटी बॉन्डिंग और एटॉमिक में ज्यादा किसका आयन जी? एटॉमिक का। तो एटॉमिक से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5th। किसको डाउट? यस बोले। आखिरी के दो। एनो। एनो मिक्सिंग होगी नहीं होगी? होगी। तो मैं यहाँ पे कर दूं, सो यहाँ पे कर दूं नाइट्रोजन, यहाँ पे कर दूं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये रहा एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये रहा। थोड़ा नीचे की तरफ आएगा ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। तो NO से इलेक्ट्रॉन में कहां से निकालूंगा? एंटी बॉन्डिंग। वाइल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूंगा? एटॉमिक से, विच इज बेटर ऑप्शन। एटॉमिक से निकालना डिफिकल्ट होगा और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, बिकॉज न्यूक्लियस से वो दूर है। वो किसी को डाउट है तो हैंड प्रेस करें। यस। ये वाला ठीक नहीं, मैंने एनओएल नहीं बोला, मैंने बोला विच इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। एब्सोल्युटली आप अप्लाई कर सकते हो एंड आप इसके थ्रू आंसर दे सकते हो। किसके थ्रू? आप इसके थ्रू आंसर दे सकते हो। पूरा बेस हमारा ये, बेस ये है। यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पर है, न्यूक्लियस यहाँ पर है, बेस हमारा ये है। अब इसके थ्रू आपको आंसर देने के, जो नीचे रहेगा उससे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, जो ऊपर रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा इन बोथ केसेस। तो बेस एक्चुअली वो नहीं है, बेस एक्चुअली ये था मेन जो आप कहना चाहते हो। और कोई डाउट है? सो अकॉर्डिंग टू मी मॉलिक्यूलर थ्योरी कंप्लीट हुआ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो खत्म हो गए। आगे बढ़ते हैं जेड इफेक्टिव यूज करते हुए। लेफ्ट राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज तो साइज डिक्रीज होता है, नाइट्रोजन का साइज ज्यादा होगा, बड़ा होगा, और ऑक्सीजन का साइज कम होगा, इसलिए ऑक्सीजन का साइज कम हो गया। तो आता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका बॉर्डर 3 होता है और CO प्लस का बॉर्डर ऑलमोस्ट 3.5 होता है। खत्म। आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट वन, क्या आपको होमोल्यूम आता है? होमोल्यूम, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। उसके थ्रू आप लोग कलर खेल सकते हो। कलर फॉर एग्जांपल मैं कलर बारे में बात करना चाह रहा हूं थोड़ा सा। F2Cl2Br2I2, ढंग से सुनना। F2Cl2Br2I2 के कलर्स अलग अलग वेरी करते हैं। F2 का कलर होता है येलो कलर, आयोडीन होता है वायलेट कलर। क्यों? इसका होमोल्यूम का गैप ज्यादा है, कहां पर डिफरेंस ज्यादा है? इन F2 और इन I2 एंड वाई। आप होमोल्यूम जानते हैं, आपने मुझे बोला, तो कहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है बिटवीन द होमोल्यूम? नहीं, ऑप्शन नहीं, दो ही ऑप्शन है। ढंग से सुनना। F2 ने कौन सा कलर दे रहा, वो येलो कलर दिख रहा है, एब्जॉर्ब कौन सा किया होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी F2 ने एब्जॉर्ब की थी। तो होमोल्यूम में जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी से एब्जॉर्ब किया होगा, तो एनर्जी गैप ज्यादा था। और आयोडीन ने वायलेट कलर रिफ्लेक्ट किया, एब्जॉर्ब कौन सा किया होगा, तो एनर्जी गैप कम हुआ होगा। तो बिटवीन द होमोल्यूम एनर्जी गैप ज्यादा किसमें है? F2 में, एज कम्पेयर टू Cl2, एज कम्पेयर टू Br2, एज कम्पेयर टू I2। इज दैट क्लियर? एप्लीकेशन इसकी होमोल्यूम क्या होता है, कलर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, दिस एप्लीकेशन। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हुआ। आप बताइए कौन सा डिस्कशन करें, क्या आगे स्टार्ट करें? ऑप्शंस आर डी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस। कितने स्टूडेंट्स आते हैं? सॉल्ट शुरू है आज अभी।
कितने लोग चाहते हैं कि डी ब्लॉक आज शुरू हो और आज खत्म भी हो जाए, वो एंट्रेस करें। देखो बेस्ट ऑप्शन मैं एक बोल रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, डी ब्लॉक शुरू करके खत्म करो, एक नई क्लास, एक नया रहेगा पूरा, तो पूरा शॉर्ट चलेगा, अच्छा लगेगा। डी ब्लॉक शुरू करें, ठीक है। डी ब्लॉक में कुछ पॉइंट्स हैं जो वो पता होना चाहिए। ये क्या है? पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक कहां पर है? बीच में। ये 3D, ये 4D, ये 5D और 6D। बाय द वे एफ ब्लॉक कहां पे? एफ ब्लॉक नीचे नहीं है, नीचे नहीं है, थर्ड में ही है। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनम। एफ ब्लॉक एक्चुअली यहां पर है, सारे यहां पर छुपे हुए एफ ब्लॉक, तो बोल सकता हूं एफ ब्लॉक है यहां पर, 4F एंड 5F। इसका आंसर कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं डी ब्लॉक, तो लास्ट लेटर यदि डी में जाएगा तो क्या कहलाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट नंबर 1। नंबर 2 और बात ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव पार्शली फिल्ड डी सबशेल आइदर इन द ग्राउंड सेट और इन द कंपाउंड। एक भी जगह यदि डी ब्लॉक एलिमेंट का डी सबशेल फुल्ली फिल्ड मिल गया, सॉरी पार्शली फिल्ड मिल गया, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। कोई भी कंडीशन में डी ब्लॉक एलिमेंट का डी सबशेल खाली नहीं मिला, पार्शली फिल्ड नहीं मिला, फुल्ली फिल्ड मिला, तो क्या कहलाएगा फिर वो? इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। लाइक जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी कोई भी कंडीशन ले लो, कोई भी कंडीशन मतलब या तो उनका ग्राउंड स्टेट ले लो या कोई कंपाउंड से ले लो, हमेशा डी सबशेल फुल्ली फिल्ड रहेगा, चाहे नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फिर वो क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। बट रिमेनिंग, बट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में तो डी सबशेल फुल्ली फिल्ड है, उनके कंपाउंड्स लाइक कॉपर का कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर +2, गोल्ड का ऑरिक क्लोराइड AgCl3, सिल्वर का होता है +3 में, सिल्वर +3 में एग्जिस्ट करता है, जानते हैं आप? सिल्वर +3 में एग्जिस्ट करता है, जानते हैं प्लीज? ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करता है सिल्वर का, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये रहा। तो यहां पे भी डी सबशेल फुल पार्शियली फिल्ड है, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट एज वेल एज डी ब्लॉक एलिमेंट। आगे बातें क्लियर? तो चाहे कॉपर हो, चाहे सिल्वर, चाहे गोल्ड हो, चाहे उससे पहले हो, वो सब कोई ना कोई जगह पार्शियली फिल्ड होंगे। इज दैट क्लियर? बट जिंक, कैडमियम, मरकरी, चाहे कुछ भी कर लो, दे आर ऑलवेज हैव फुली फिल्ड डी सबशेल। क्या हो? जिंक +4 में एक कंपाउंड जो आपने देखा वो थोड़ा अजीब है, इसलिए बोल रहा हूँ नॉट इन सिलेबस। वो हमारे सिलेबस में तो हमारी सब कुछ कहानी चेंज हो जाएगी। आगे बढ़े, अगर नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं रिगार्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले हम इस पर डिस्कशन करते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग डेंसिटी, डेंसिटी किस तरह से वेरी करती है, फिर हम बात करेंगे रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट एंड मेनी फैक्टर्स। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M+3 टू M+2, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M+2 से M, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डी ब्लॉक का। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कंपाउंड्स लाइक K2Cr2O7, KMnO4 एक्सेट्रा। इस तरह से डी ब्लॉक बैकअप किया जाता है। तो स्टार्टिंग विद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। एटॉमिक रेडियस नंबर 1, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डिक्रीज। तो फर्स्ट डिक्रीज, बिकॉज दैट इफेक्ट इंक्रीज करेगा, तो फर्स्ट डिक्रीज, देन कांस्टेंट, देन इंक्रीज। तो स्कैंडियम टू आयरन डिक्रीज, आयरन कॉपर निकल ऑलमोस्ट सेम, निकल कॉपर जिंक स्लाइटली इंक्रीज। लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है 3D ब्लॉक का? स्कैंडियम और जिंक, स्कैंडियम। व्हाट अबाउट नेक्स्ट 4D ब्लॉक का लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? आंसर यट्रियम, यट्रियम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। और इन लास्ट वन इन 5D ब्लॉक, आंसर लैंथेनम इज द लार्जेस्ट एलिमेंट अमंग 5D ब्लॉक एलिमेंट। इज दैट क्लियर? तीनों की स्टोरी सेम चलेगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप साइज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए।
तो ओवर 3D एंड 4D किसका साइज ज्यादा होगा? आंसर 4D ड्यू टू शेल नंबर इंक्रीज। ओवर 45D किसका साइज इंक्रीज होगा? ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, हल्का सा 5D का ज्यादा होता है, हल्का सा, बट व्हाई ऑलमोस्ट सेम? ड्यू टू एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। और एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन कब अप्लाई होगा? बिफोर लैंथनम और आफ्टर लैंथनम। तो क्या ये इंपैक्ट लैंथनम पे देखने को मिलेगा? बट एटॉमिक रेडियस ऑफ स्कैंडियम, न्यूट्रियम और लैंथनम down the group increasing without any exception, but for rest there are exception between the 14 5D due to lanthanide contraction. Atomic radius complete. Next है ionization energy. So from left to right ionization energy increase or decrease? So there is highly irregular pattern was observed, highly irregular pattern was observed, that's why not in syllabus. कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा। दूसरा पॉइंट, बट मैं कंपेयर करता हूं बिटवीन कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक में किसमें आयनाइजेशन ज्यादा होती है? कॉपर के जिंक की? जिंक की। इलेक्ट्रॉन मेरे को रिमूव करने का है, कहां से रिमूव करूंगा? आउटरमोस्ट शेल या पेनल्टीमेट शेल? आउटरमोस्ट शेल। वो कौन सा है? 4s। तो 4s2 से निकालना डिफिकल्ट है या 4s1 से निकालना डिफिकल्ट है? 4s2 से निकालना डिफिकल्ट है, ये मैं कंपेयर कर सकता हूं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होती है? क्रोमियम में मैंगनीज। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम और मैंगनीज निकालते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1। इसका क्या होता है? 3d5 एंड 4s2। ये मैंने पहले इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या कहलाएगा ये? आयनाइजेशन Z1, आयनाइजेशन Z1। क्या बचा? 3d5, क्या बचा? 3d5 4s1। अब मैं 2 से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, क्या कहलाएगा ये? आयनाइजेशन Z2। क्या कहलाएगा? आयनाइजेशन Z2। क्या बना उससे फर्क नहीं पड़ता। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा था तो कितना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में, इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो कहां पे ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट हो रही थी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में? कहां से? क्रोमियम में ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, क्रोमियम में ज्यादा डिफिकल्टी होती है, हाँ है ना? तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन यहां से दे सकते हैं कि यस क्रोमियम का ज्यादा हुआ है, सेकंड आयनाइजेशन इज कमिंग टू मैंगनीज। अदरवाइज मैं बाकी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता और कभी ऑर्डर के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं जहां लॉजिक सामने आएगा वहां मैं बता पाऊंगा, अदरवाइज नहीं बता पाऊंगा। बट डाउन द ग्रुप, सो डाउन द ग्रुप क्या होता है? बट 3D एंड 4D किसका आयनाइजेशन ज्यादा होगा? तो इन जनरल 3D का आयनाइजेशन ज्यादा होता है इन जनरल। कभी कभी 4D का आयनाइजेशन ज्यादा हो जाता है। 3 है वैनेडियम, क्रोमियम एंड निकल। वैनेडियम, क्रोमियम एंड निकल, इन 3 में नीचे वालों का 4D का आयनाइजेशन ज्यादा होता है, बाकी सब में 3D का आयनाइजेशन ज्यादा होता है। चेंजेस क्यों है? ड्यू टू डी ऑर्बिटल और स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन, नाम सुना होगा। ड्यू टू पोअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? बट 4D 5D किसका आयनाइजेशन ज्यादा हुआ? 4D या 5D? आंसर 5D, 5 ड्यू टू लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओवरऑल 3D 4D 5D में किसका आयनाइजेशन ज्यादा होता है? आंसर 5D का, 5D का। बट ये जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आपको कहां देखने को नहीं मिलेगी? इन स्कैंडियम, न्यूट्रियम, लैंथनम में देखने को नहीं मिलेगी। इनमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज विदाउट एनी एक्सेप्शन। और हमारे एग्जाम क्या था? हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में से भी है, जब एक्सेप्शन नहीं है। कैसा लगा सुन के? बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट नॉट इन सिलेबस, और फिर मैं बात कर लेता हूं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्ट इंक्रीज करेगा, और बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। बट इन बिटवीन आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा, या वो नहीं लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। आंसर मैंगनीज नहीं लेना चाहेगा। मैंगनीज क्या होता है? 3d5 4s2, दोनों तरफ से स्टेबल है वो, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। क्लियर है? आगे जाके आपको एक और ऐसा एलिमेंट मिलने वाला है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, जिंक। जिंक नहीं करेगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी इन 3D ब्लॉक एलिमेंट? सबसे हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट लेफ्ट राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा किसकी होगी? आंसर कॉपर।
आंसर कॉपर के अमंग 3D ब्लॉक एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? सबसे लिस्ट किसका होगा? मैंगनीज और जिंक। सबसे लिस्ट किसका है? जिंक, बिकॉज जिंक इज फुल्ली फिल्ड, D10 NH2। तो जिंक का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम इन 3D ब्लॉक एलिमेंट, व्हाइल कॉपर का सबसे हाईएस्ट होगा, नंबर 1 पे होगा। इज दैट क्लियर? अगर नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। नहीं, अब जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो मुझे फोर्सफुली ऐड करना होगा। ज्यादा फोर्स मुझे कहां अप्लाई करना पड़ेगा? इन जिंक। आगे बढ़े। What about down the group electron affinity increase or decrease among 3D block elements? Not 3D block, among D block elements down the group Z effective increase करता है due to some contractions। 3D to 4D जब हम जाते हैं तो Z effective increase करता है 30 से 40%। जब हम 4D से 5D में जाते हैं अगेन Z effective increase करता है by 30 to 40%। और Z effective बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है। तो डाउन द ग्रुप among 3D 4D 5D Z effective इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़े। अब मैं बात करने जा रहा हूं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी, तो क्या हम डिस्कशन करें रिगार्डिंग डेंसिटी? डेंसिटी से पहले मुझे आप एक बात बताइए, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या था? अब इसे बताओ। सबसे पहले कौन था? स्कैंडियम। स्कैंडियम से लेके कहां तक डिक्रीज होगा? आयरन। तो उसके बाद क्या होगा? आयरन का पार्टिकल सेम, फिर क्या होगा? इंक्रीज। और इंक्रीज कब होगा? जिंक तक। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं डेंसिटी। सोच समझ के आंसर देना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या लगता है आपको कि डेंसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्यों? वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, मेरे को सा फील आ रहा है। क्यों आने वाली प्रॉब्लम? इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो लेफ्ट राइट मास तो बढ़ रहा है, डेंसिटी कहते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो कंटिन्यू बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम भी हो रहा था, तो डेंसिटी बढ़ रही थी। बट आगे जाके मुझे लगता कि ना यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मास बढ़ रहा है। पर आगे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि मास तो बढ़ रहा है, साथ में वॉल्यूम में बढ़ रहा है, वो डेंसिटी को अफेक्ट करेगा। इस कारण से किसी को एक ऐसा एलिमेंट जिसकी डेंसिटी कम होने वाली है कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया, दैट्स व्हाई। अब इसकी लोकेशन कहां पर आएगी मुझे नहीं पता, तो वैनेडियम एंड क्रोमियम के बीच में आएगी इसकी लोकेशन। तो इनका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी किस तरह से वेरी करती है, क्यों करती है। क्यों का रीजन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्या हम शुरू करें? सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड वाई किस तरह से वेरी करता है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर किस तरह से वेरी करता है। अब हम शुरू करते हैं। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या होता है? तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, बिकॉज दे आर मेटल्स, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उतनी ज्यादा। हाँ है ना। और मेल्टिंग पॉइंट, सो मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन मेटल। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे उतना ज्यादा वो मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या बता सकते इन सब में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास अवेलेबल है? क्रोमियम। कितने? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहले यहाँ पे कितने थे? 1 2 3 4 6। तो इनिशियली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। और बट मेल्टिंग पॉइंट या मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कम होते जाएंगे। सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास में? तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका है, या मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम किसका है? जिंक का। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर क्या बता सकते हो मुझे मोटा मोटी के साथ वेरी करने वाला है? इनिशियली फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीजेस, उसके बाद डिक्रीजेस, उसके बाद डिक्रीजेस। क्लियर? क्लियर। लेकिन एक थोड़ा सा एनोमलस बिहेवियर सामने आएगा, किसका? मैंगनीज का। क्यों आएगा? बिकॉज मैंगनीज स्टेबल है, H2D5
4s2 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के कारण वो अपने अनप्लेटॉन्स मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, मना कर देगा कि मैं मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद स्टेबल हूं, मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं? जब पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो अब बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक होने से मेल्टिंग पॉइंट भी अब मुझे रिक्वायरमेंट कम चाहिए। तो एक्चुअली होता है क्या, फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, सडनली मैग्नीज का डिक्रीज होगा, आयरन का थोड़ा सा इंक्रीज, फिर रेगुलर डिक्रीज होगा। सबसे कम किसका होगा? जिंक का। सोच समझ के आंसर देना जब मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? आंसर कॉपर का। आंसर कॉपर का। जिंक तो ट्रांजिशन है ही नहीं, जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, आंसर कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग 3D ब्लॉक एलिमेंट लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? जिंक का। ये स्टोरी जो मैंने आपको बताया वो स्टोरी नीचे भी चलेगा, अमंग 4D एंड 5D बिल्कुल सेम चलेगा, बिल्कुल सेम चलेगा, बट इन 5D आप मैंगनीज वाली प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब सिंपल अब तो मॉल्य बढ़ने तक बढ़ेगा, बाद में कंडीशन डिक्रीज करेगा, ऐसा करके आपको लिखाएगा होगा। दैट क्लियर? क्या बता सकते कि 3D 4D 5D में सबसे लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? कॉमन सेंस की तरह अमंग 3D 4D एंड 5D लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? एक एलिमेंट बताओ, एक एलिमेंट। आंसर मरकरी, बिकॉज एट रूम टेम्परेचर वो लिक्विड है, बाकी सब तो सॉलिड है, फॉर द कॉमन सेंस। बातें क्लियर है? बातें क्लियर? तो ये भी कंप्लीट हुआ। फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग शो करते हैं, जानते हैं आप? तो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करें कि कौन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं NS के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एज वेल एज N-1D के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो NS के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, और N-1D के जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ ये ना? तो क्या लगता है आपको कि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनिशियली इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेड इंक्रीज होंगे। सबसे हाईएस्ट कौन शो करेगा इन 3D ब्लॉक एलिमेंट? मैंगनीज। क्यों? बस 7 तक जा सकता है। क्यों जा सकता है? S के 2 और D के 5 अनप्लेटॉन विजिबल है। क्रोमियम कहां तक जा सकता है? 6 तक। क्यों? S में 1 और D में 5 वहां तक जा सकता है। और बट आयरन, आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ सकता है? आयरन का +6। क्यों? 4s2 S के 2 और 3D 6, और 3D 6 में अनप्लेटॉन कितने हैं? 4। तो 3D 6 का अनप्लेटॉन 4 और 4s के 2 कितने हो गया? 6। वापस बोल रहा हूं, रिपीट करो, ढंग से सुनो। इन जनरल S के कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, N-1D के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से वेरी करेगी। क्या आपको सबको पता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बारे में इंफॉर्मेशन है सबको? ओके। यदि ये वेरिएबल है ना, कोबाल्ट है, आयरन की जस्ट बात कोबाल्ट का हाईएस्ट +5 होना चाहिए था, बट उसका +4 ही होता है। एक ही है। कॉपर का भी एक्सेप्शन है। कॉपर के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही होना चाहिए था, एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट कॉपर के 2 भी करते हैं। आप एक्सेप्शन अच्छा नहीं लगता, मतलब एक्सेप्शन बोल के मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरे वर्ड हमेशा था इन जनरल ऐसा हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक और वर्ड यूज किया था, याद हो तो, एनोमलस बिहेवियर ऑफ मैंगनीज। मैंने एक्सेप्शन वर्ड यूज नहीं किया था, वो एक नेगेटिव थॉट मेरे को क्रिएट करता है, तो मैं हमेशा डिफरेंट वर्ड यूज करूंगा। अब हम बात करते हैं कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्यों? बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज दे प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, एज वेल एज उनका काम क्या है कि वो रिएक्टेंट के बॉन्ड को वीक करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर लेते हैं। इस कारण से दे एक्ट एज कैटलिस्ट। दैट क्लियर? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M+ से M+2 और M+2 से M, जो कि इस बार भी जेईई 2022 में आया था। जेईई 2022 में आया था।
वो हमेशा इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ m+2 से m and atomic number and electrode potential of m+ से m+2, मतलब ये मैं क्या बता रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं ये सिर्फ 3D ब्लॉक एलिमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 3D ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड किस पे करेगा, मेरा क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, विच इज मोर स्टेबल, +2 या 0, +3 या +2? इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, not only their electronic configuration, but it depends on many factors. One of the factor is sublimation energy, second is ionization energy, ionization energy 1, ionization energy 2, ionization energy 3, third factor is hydration energy of m+2, m+3, many factors। तो उन सबका समेशन करके फिर हम लोग फाइनली एनर्जी निकालते हैं कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज हो रही है, वो डिसाइड करता है कि विच इज मोर स्टेबल। हमने आज तक क्या सीखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखा, सर ये हाफ फील्ड आ गया, ये फुली फील्ड आ गया, दैट्स व्हाई वो स्टेबल या लेस स्टेबल। नहीं, ऐसा नहीं होता। ड्यूरिंग रिएक्शंस कहानी कुछ अलग चलती है। दैट क्लियर? दैट क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो मैं लिखाने जा रहा हूं, अब इसको इस तरह से कनेक्ट नहीं करेंगे कि और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख के आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो दे डिपेंड्स ऑन सब्लिमेशन, आयनेशन एनर्जीज एंड हाइड्रेशन एनर्जीज, इनसे पे डिपेंड करेगा वो। आगे बातें क्लियर है? अब फाइनल आंसर क्या है? तो फाइनल आंसर ये है कि m+2 से m में सबसे लिस्ट होता है टाइटेनियम, उसके बाद में उसके बाद इंक्रीज करता है, कब तक इंक्रीज करता है? एनी आइडिया? आंसर क्रोमियम तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद स्लाइटली डिक्रीज करेगा मैग्नीज, और फिर कॉपर तक इंक्रीज करेगा। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है? कॉपर की। कॉपर की एक बार कंफर्म करना, क्या सही है? सही है? आगे नेक्स्ट वन, सही है? बात करो यहां से, यहां पे क्या, यहां पे टाइटेनियम से हम शुरू करते हैं। टाइटेनियम कम होता है, वैलेंटाइन थोड़ा बढ़ेगा, क्रोमियम सबसे कम होगा, सबसे कम क्रोमियम, फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, एक होना आयरन, एक होना मैंगनीज। एक और इंफॉर्मेशन, यहां पे वैल्यू होती है 0, एक और वैल्यू, एक और पॉइंट, यहां पे वैल्यू होती है 0, जिंक नहीं आता, खत्म खत्म। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? ओके, पॉइंट क्या है कि अब एक छोटे, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके एप्लीकेशन क्या है? इसके इंपॉर्टेंट क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है? मान लीजिए कोई मेटल है m+2, वो डायरेक्ट HCl के साथ क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, नहीं करेगा? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। आंसर टाइटेनियम, m इज टाइटेनियम +2, b इज मैग्नीज +2, C is chromium +2, और D is vanadium 2+। क्वेश्चन क्या है? Which do not liberate hydrogen gas and why? ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में 2 बार पुट अप किए गए हैं। मैंगनीज क्यों? ठीक है, पहले यहां पे देखो, यहां पे हो क्या रहा है, रिएक्शन में क्या हो रहा है? मैंने H+O क्या किया? रिड्यूस, तो मैंने किसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तो m+2 कहां जाएगा? इन m+3। कौन m+2 से m+ में जाना चाहता है? तो सुनो, उल्टा करो, कौन m+ से m+2 में नहीं जाना चाहता? कौन m+2 से m+ में जाना चाहता है? तो ये काम हो जाएगा। तो m+2 से m+3 में, m+3 से m+2 में, यहां पे आता हूं, m+ से m+2, ये सब +3 से +2 में आना चाहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये सब कुछ +3 से +2 में आना चाहता है, बिकॉज उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ये ऐसा चाहते कि ऐसा हो, ये कभी नहीं चाहते कि मैं +2 से +3 में जाऊं। नीचे वाले क्या ये +3 से +2 में जाना चाहते हैं?
उल्टा, क्या प्लस टू से प्लस थ्री में जाना चाहते हैं? ये तीनों तीनों प्लस टू से प्लस थ्री में जाना चाहते हैं। ये प्लस टू से प्लस थ्री में जाएंगे तो हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे, बट मैंगनीज ये ऑलरेडी प्लस टू में स्टेबल है। इज दैट क्लियर? तो इससे बहुत सारी चीजें करेंट होती है, बहुत सारी चीजें, सारा खेल इसी का चलेगा फिर। तो ये दो जो कर्व मैंने अभी राइट नाउ ड्रॉ किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। अब रही बात डी ब्लॉक में क्या क्या बच गया, तो डी ब्लॉक में बच गया है वो है कंपाउंड्स लाइक K2SO7 KMnO4, इनकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी प्रिपरेशन किससे करेंगे हम लोग? फ्रॉम ओर्स, ओर्स से फिर हम लोग करेंगे। क्रोमियम के K2SO7 कहां से बनेंगे? लाइक क्रोमाइट ओर्स से। KMnO4 कहां से बनेंगे? पायरोलुसाइड MnO2। तो एक बार आपको इसको रीड करने का प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्लास में बताओ हमें क्या शुरू करना है? सॉल्ट। तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्ट शुरू करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आऊंगा जो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, जिस हम लोग चीजों को और बेहतर तरह से सॉल्ट को समझेंगे। सॉल्ट भी हम समझ सकते हैं, बताऊंगा मैं। हाँ वही ABCD वाले जो भी था रोड में वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कोई डाउट है? नहीं है? डी ब्लॉक एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना, कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पुट अप कर सकते हो नेक्स्ट क्लास में। रिपीट कर रहा हूँ, पूरे डी ब्लॉक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये था, पूरे डी ब्लॉक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये था। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।